है गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना। मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैंने ये नोट्स बनाए हैं और मैंने ही पढ़कर अपना, आप कह सकते हैं कि मैं अपनी रिवीजन कर रहा हूँ प्लस एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को टेलीग्राम पर। ठीक है, सबसे पहले हम एंशिएंट इंडिया के बारे में बात करते हैं। एंशिएंट इंडिया, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। एंशिएंट इंडिया के बारे में मैं एक और वीडियो डाल दूँगा आपकी बात में। आज एंशिएंट इंडिया के 10 to 15% है वेटेज, मिडीवल इंडिया का है 20 to 30% एंड मॉडर्न इंडिया का है 60 to 70%। क्वेश्चंस का वेटेज है ये, क्वेश्चंस का वेटेज है। तो क्वेश्चंस का वेटेज जब इतना है तो क्यों ना हम ज़्यादा काम करें मॉडर्न इंडिया पर। सॉरी इसके लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपने देखा होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे धीरे धीरे करके, जैसे ये लिखा हो वैसे ही जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट क्यों हुआ 1857 में, और इस रिवॉल्ट के कई सारे नाम थे। सिपाही म्यूटिनी, इंडियन म्यूटिनी, ग्रेट रिबेलियन, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये 4-5 इसके नाम थे। ठीक है, ये 4-5 इसके नाम थे। ये आपको मैं सब कुछ लिखा दिखाया, ये सारी चीज़ें आपको दे दूँगा मैं अपने नोट्स में। ठीक है, ड्यू टू इंटरफेरेंस, इसकी बढ़ा लेते हैं। ये क्या था? इंटरफेरेंस की वजह से था। इंटरफेरेंस कैसे? इंटरफेरेंस रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो क्या करते थे? कन्वर्ट करते थे प्रीस्ट्स को कन्वर्ट करना हो गया। अगर कोई सक्सेसर नहीं है किसी राजा का, किसी बड़े राजा का कोई सक्सेसर अगर नहीं है, मतलब मान लीजिए कोई एक राजा है, उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी बेटियां हैं, और मान लीजिए उसकी बेटियां भी नहीं हैं, तो वो राजा को शासन करने देते थे। बट शासन जैसे ही वो राजा मरता था, तो उसका शासन छीन लिया जाता था। तो इसी तरीके से सारी जो पावर थी वो ट्रांसफ़र होती जा रही थी ब्रिटिशर्स को। तो ये चीज़ भी ठीक नहीं थी, राइट? ये चीज़ भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से भी एक प्रॉब्लम आई। देन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? जो इमीडिएट कॉज था वो थी ये एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल क्या था? ये बनी हुई थी फैट ऑफ काउस एंड पिग्स, फैट ऑफ काउ एंड पिग से बनी हुई थी। तो हिंदू जो लोग थे, हिंदू जो सिपाही थे, वो ये चाहते ही नहीं थे कि हम अपने धर्म से खेलें, और ये काउ का फैट और ये सब हटाना चाहते थे। जो जनरल कॉजेज़ हैं उसमें क्या था? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 में क्या था? चार्टर एक्ट आया था 1813 का, और इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करी गई थी 1835 में। इंग्लिश लैंग्वेज के जो फादर हैं वो किसे कहा जाता है? विलियम बेंटिक जी को कहा जाता है, विलियम बेंटिक को कहा जाता है। इंग्लिश एजुकेशन थी वो इंट्रोड्यूस कराई थी विलियम बेंटिक ने। किसके रिकमेंडेशन पे? लॉर्ड मैकॉले की रिकमेंडेशन पे कराई गई थी। तो दो जो इंडियन थे जिन्होंने सपोर्ट करी इंग्लिश एजुकेशन, वो थे राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज के मेंबर थे, 1828 में बना था, कलकत्ता में बना था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत के टीचर थे। राजा राम मोहन रॉय के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। कलकत्ता में ये बना था, ब्रह्मो समाज को बिलोंग करते थे, 1828 में जो बना था। राजा टाइटल, इनको राजा जो टाइटल दिया था किसने दिया था? राजा टाइटल को दिया था अकबर सेकंड ने। ठीक है, अकबर सेकंड ने उनको राजा टाइटल दिया था। फिर इसके बाद मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया बिल्ड करने लगा था, वो किसके बारे में बात करेगा था? जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलेगा था। और ये चार्टर एक्ट में क्या था? इंग्लिश की जो लैंग्वेज की पढ़ाई थी वो उसके लिए 1 लाख रुपये स्पेंड भी करती थी, इंग्लिश एजुकेशन पर ईयर गवर्नमेंट करती थी। इसके बाद सती सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सती सिस्टम 1829 में आ गया था, और इसको अबॉलिश किया गया। सती प्रथा क्या थी? सती सिस्टम क्या था? जब
किसी औरत का हस्बैंड मर जाए, आकस्मिक मौत हो, उसकी किसी एक्सीडेंट में मर जाए, किसी बीमारी से मर जाए या किसी भी तरीके से मर जाए, तो उस औरत को उसके साथ ही जलकर मरना पड़ता था। ये ऐसा सिस्टम था, सती सिस्टम। तो इसको अबॉलिश करा गया विलियम बेंटिक के द्वारा। विलियम बेंटिक कुछ अच्छी चीज़ें भी करी इसने, और ये रिकमेंड किसने करा था इस चीज़ को? राजाराम मोहन रॉय ने कहा था। और ये तो हमने कर दिया, चलिए, कि उनकी शादी नहीं हुई है। फिर उसके बाद क्या करा? डलहाउजी ने क्या करा? लीगलाइज कर दिया विडो रीमैरिज, और ये विडो रीमैरिज एक्ट था 1856 का। और इसको सपोर्ट करा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सपोर्ट करा, जिन्होंने, जो कि संस्कृत एक टीचर थे, जो मैंने आपको बता दिया। उस रिवॉल्ट के इकोनॉमिक कॉजेज भी हम जान लेते हैं। ये है एक महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम क्या? ये हमारा कौन सा? जम्मू कश्मीर साइड, गुजरात साइड, राजस्थान साइड। ये हमारा वेस्ट बंगाल साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड। जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटल ऑफ सिस्टम ऑफ बंगाल। सबसे नीचे का साउथ इंडिया में रियातवाड़ी सिस्टम है। रियातवाड़ी सिस्टम जमींदारी सिस्टम का परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। इसके बारे में हम क्या जानेंगे? छोटी सी कहानी देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने एक आदमी को कहा, एक विलेजर को कहा कि यार, तुम इस विलेज के बंदे हो और तुम यहाँ पे लोगों को जानते हो, हमें तो इनसे टैक्स लेना है। और समझने वाली बात है कि वो टैक्स लेने ही आए थे, तो अब वो किसी से टैक्स मांगते तो गांव वाले उनको शायद टैक्स ना देते। तो उन्होंने क्या सोचा? गाँव से ही एक बंदा अपॉइंट कर लेते हैं। गाँव से एक बंदा जैसे अपॉइंट करा, तो उसने विलेजर से बात करी कि ऐसे ऐसे है, अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप नहीं टैक्स पे करेंगे तो रिटेलिएटरी एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, रिटेलिएटरी एक्शन भी ले सकते हैं ब्रिटिशर्स आपके खिलाफ, तो आपको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। तो गरीब लोग थे, मान गए, हाँ जी टैक्स भर देंगे, कोई बात नहीं, टैक्स भर देंगे। तो इसमें क्या था? जिस बंदे को उसने बोला था, जो वो बंदा था, जिस आदमी को उन्होंने बोला था विलेज में, तो उसको सिर्फ एग्जाम्पशन दे दिया था टैक्स से। उससे टैक्स नहीं लेते थे या बहुत कम टैक्स लेते थे। अब वो सबसे कलेक्ट करता था और उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो ये इस आदमी ने क्या तरकीब सोची? इस आदमी ने सोचा कि यार, एक चीज़ सोचने वाली है, जब मुझसे टैक्स नहीं लेने वाले, तो मैं इन गरीब लोगों की ज़मीन ले लेता हूँ, उनको बोल देता हूँ कि तुम जैसा काम करे करना, करते हैं ना, बस कागज़ों पे मेरा नाम हो जाएगा कि ज़मीन मेरी, और मुझे कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, आपको भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे आसान चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो लोगों ने ऐसा कर भी दिया। वो तो गरीब लोग थे, समझदार थे नहीं इतने, उन्होंने कर दिया। फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आई कि इसने उनकी ज़मीन भी ले ली, अब उनको समझ नहीं आया करें तो करे क्या। तो इस चीज़ को हटाने के लिए, जो हमारा इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, वो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में हुआ था। लैंड रिफॉर्म्स में क्या था? ज़मींदारी सिस्टम को हमने अबॉलिश कर दिया था, ज़मींदारी सिस्टम हमने हटा दी थी। ज़मींदारी सिस्टम 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, जिसमें ज़मींदारी सिस्टम हमने हटाया। अब ज़मींदारी सिस्टम 1793 का है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। जो ज़मींदारी सिस्टम था, लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और किसने रिकमेंड करा था इसको? जॉन शोर ने। जॉन शोर ने ज़मींदारी सिस्टम 1793, ज़मींदारी सिस्टम 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नॉर्थ वेस्ट में क्या था? नॉर्थ वेस्ट में अपना महलवारी सिस्टम था। महलवारी सिस्टम में क्या था? हर एक बंदा अलग अलग जाकर अपना टैक्स भरेगा, कोई एक फिक्स ऐसा कोई बंदा नहीं है। ठीक है, महलवारी सिस्टम में बस ये ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। महलवारी सिस्टम के बारे में मेरे को क्या याद आ रहा है? महलवारी सिस्टम में क्या था अपना? विलियम बेंटिक ने बनाया था इसको। किसने बनाया था महलवारी सिस्टम? हम ब्लैक कर लेते हैं। महलवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम में क्या था? 1833 में आया था ये। ठीक है, विलियम बेंटिक बाय विलियम बेंटिक एंड हॉल्ट मैकेंजी। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, मुझे याद नहीं। विलेजर्स कलेक्टिवली टैक्स पे करते थे। विलेजर्स जाते थे और खुद टैक्स पे कर कर आते थे। इसमें बस यही होता है। ठीक है, महलवारी सिस्टम में ये मैंने ऐड कर दिया जो कट गया था। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता था महलवारी सिस्टम। रियातवाड़ी सिस्टम में क्या था? मतलब इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो कई 3-4 सिस्टम थे। 1825 सबसे पुराना यही था, 1833 में था महलवारी।
थॉमस मुनरॉय और चार्ल्स रीड, फर्स्ट इन मद्रास एंड आफ्टर बॉम्बे। थॉमस मुनरॉय ने ये स्टार्ट करा था, चार्ल्स रीड ने ये इतना परेशान नहीं करते थे लोगों को, इतना ज़्यादा टैक्स नहीं था, विरोध वाली सिस्टम बेटर था इन दोनों बाकी दोनों सिस्टम से, ठीक है। तो इधर इसलिए लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, और कुछ पॉलिटिकल कॉजेज भी थे। ये 1883 का रिवॉल्ट होने के 1857 का रिवॉल्ट होने के, सब्सिडरी अलायंस में क्या था, 1798 में ब्रिटिशर्स ने क्या करा, लॉर्ड वेल्स ने इसने क्या करा, अलायंस बनाई। सबसे पहले लॉर्ड वेल्स ने एक अलायंस बनाई। सबसे पहले किसने साइन करा उसको, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने उसको सबसे पहले साइन करा, ठीक है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने, आपको याद करना है, सबसे पहले किसने, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने। उसने क्या कहा, जो छोटे छोटे राजा थे उनको बोला कि हम अलायंस बनाओ आप हमारे साथ, इन केस कोई बड़ा राजा आप पर अटैक कर देता तो, या कोई भी और कंडीशन होती है, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो छोटे राजा मान गए कि हाँ भाई अटैक हो सकता है, तो आप हमारी मदद करेंगे, तो ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि हमारी आर्मी भी आपको रखनी पड़ेगी अपने साथ में, ब्रिटिशर्स की आर्मी छोटे राजा को रखनी पड़ेगी, ठीक है, किसी भी टाइम, और सैलरी भी राजा ही पे करेगा उनकी, ओके। ये शर्त भी मान लिया। और एक छोटी सी शर्त उन्होंने और बोली, मतलब राजा के साथ भी छोटी थी, काफ़ी बड़ी शर्त थी। और स्मॉल किंग्स के एरिया में जो भी ब्रिटिशर्स थे उनको फ्री ट्रेड अलाउ करना था, मतलब जिसको ज़ीरो टैक्स होगा या नो टैक्स होगा, कोई भी टैक्स नहीं, या तो ज़ीरो या नो टैक्स, ठीक है। फिर आया उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हम क्या कहते हैं, हिंदी में हड़प नीति कहते हैं। हिंदी में याद रखने का कोई याद रहेगा। हड़प नीति में जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बता दिया था क्या क्या करना थी, उसको हम पहले ब्रीफली हमने पढ़ लिया, थोड़ा हम पढ़ रहे हैं। तो जब अगर किसी राजा का बेटा नहीं होता था, तो उसकी डेथ के बाद जो उसका किंगडम था, जो उसकी सारी वेल्थ थी, वो सारी ब्रिटिशर्स के पास चली जाती थी। ये बड़ी प्रॉब्लम थी। और ये किसने स्टार्ट करता है, डलहौजी ने स्टार्ट करा। सबसे पहले इसने अवध को हथिया लिया था। जो अनेक्स स्टेट थी, जो इन्होंने हथियाई थी, वो सतारा थी महाराष्ट्र में 1848 में, जयपुर एंड संबलपुर 1849 में करा इन्होंने, भरत लिया इन्होंने 1850 में, फिर उदयपुर लिया 1850 में, फिर झांसी 1854 में, नागपुर 1854 में। तो इन सब वजह से भी इनकी बगावत हुई। मिलिट्री कॉजेज क्या थे, सैलरी डिफरेंस था अंग्रेज़ों और हमारे बीच में, ब्रिटिश पीपल और हमारे बीच में सेम काम करने का सैलरी डिफरेंस था, तो इस वजह से भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और मैक्सिमम जो प्रमोशन था इंडियंस के लिए वो था सूबेदार की पोस्ट के लिए, तो उन्होंने कहा यार हम सूबेदार नहीं रह सकते, हमें और बड़ी पोस्ट चाहिए। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो था ही, हमको बुरा कहते थे, खाना कहते थे, अपार्थाइड एक वर्ड यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, इन वजह से भी हुआ। फिर आता है इमीडिएट जो कॉज था, वो था, वो भी मैं आपको ब्रीफली पहले बता चुका हूँ। इंट्रोडक्शन हो गया था एनफील्ड राइफल का। एनफील्ड राइफल की जो कार्टिलेज थी, वो कार्ट्रिज थी, उसमें ग्रीस डली थी, जिसमें फैट्स यूज होते थे काउज और पिग्स के। तो ये रिलीजन को डेंजर में डाल रहा था, क्योंकि काउ हमारे लिए बहुत ज़्यादा पूजनीय है, एक जानवर है। मिलिट्री डिफीट ऑफ ब्रिटिश आर्मी। अब क्या हुआ, लोगों को पहले लगता था यार ब्रिटिश आर्मी कितनी पावरफुल है, कितना क्या है, इसको तो कभी हरा ही नहीं जा सकता यार, कुछ ऐसे ही। तो बट इनकी जब वॉर हुई, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई 1838 से 42 में, तो ब्रिटिशर यहाँ हार गए। फिर एंग्लो पंजाब वॉर हुई, अब पंजाब में भी हार गए यार। और फिर क्रिमियन वॉर 1854 से 56 में, तो उसमें भी हार गए। तो लोगों को लगा यार कुछ तो बात है यार, 1856 में उन्होंने 3 जब वो देख लिया हारते हुए, तो मैंने सोचा यार कुछ तो बात है, हम उसको हरा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको हरा ही नहीं सकते हैं। तो ये कॉज थे रिवॉल्ट्स के। 29 मार्च 1857 को क्या हुआ, जैसे ये गन चलाने से गोरखपुर बंगाल में लोगों ने मना कर दिया, सिपाहियों ने मना कर दिया, उन्होंने कहा हम कार्टूज ये यूज़ नहीं करेंगे। 24 अप्रैल 1857 में क्या हुआ, ये रिवॉल्ट और ज़्यादा बढ़ गया और ये मेरठ तक पहुंच गया। 10 मई 1857 तक क्या हुआ, कुछ जो सोल्जर्स थे मेरठ के, उन्होंने अपने सुपीरियर लोगों को मार दिया, और कुछ जो सोल्जर्स को जेल में डाला था उनको भी छुड़ा दिया, और मार्च करी दिल्ली तक। और बहादुर शाह जफ़र, जो हमारा लास्ट नंबर था, बहादुर शाह जफ़र सेकेंड, एजेड था, पावरलेस था, उसको चढ़ा दिया, उसको बोला आप शहर हिंदुस्तान है, आप ये हैं, आप वो हैं, आप उनसे लड़िए, ब्रिटिशर्स से हमको बचाइए। तो ये भी उनसे लड़ने पहुंच गया राजपूत में, और ये भी ऐसा कुछ हार गया, इसने कुछ खास करा नहीं। और चौथा था रानी लक्ष्मीबाई,
की लड़ाई हो गई थी जब अनेक्स कर रहे थे ये झांसी को। झांसी को अनेक्स करा, रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई हुई और इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई रानी लक्ष्मीबाई की। इस रिवॉल्ट का वीकनेस क्या थी? इस रिवॉल्ट की वीकनेस थी कि ये स्प्रेड नहीं हुआ साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अलग अलग सिस्टम थे, ईस्ट वेस्ट साउथ में। साउथ का सिस्टम ओके था, इतना बुरा भी नहीं था। ईस्ट में आपको पता है महलवारी सिस्टम था। एंड वेस्ट इंडिया में आपको पता है बंगाल में ये आपका जमींदार सिस्टम था। तो यहाँ वाले लोग बहुत परेशान थे। शॉर्ट ऑफ मॉडर्न वेपन्स भी नहीं थे, इसलिए कैसे लड़ सके थे? प्लानिंग कुछ करी नहीं थी, बस हाँ एक रिवॉल्ट कर दिया था, ठीक है, बगावत कर दी, कुछ प्लानिंग नहीं थी, बस गुस्से में कर दिया था, आक्रोश में कर दिया था। और यूनिटी भी नहीं थी, कुछ लोग कर रहे थे कुछ लोग नहीं कर रहे थे, तो ऐसा था। अब इस रिवॉल्ट का रिजल्ट क्या हुआ? क्वीन जो थी उसने टुक ओवर कर लिया, क्वीन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टुक ओवर कर लिया। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इनैक्टेड इन इलाहाबाद, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना दिया गया इलाहाबाद में, जिसमें कहा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया जाएगा, हड़प नीति को हटा दिया जाएगा और हम रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे और इक्वालिटी लाएंगे, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट जो एक मानी गई डिमांड वो थी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल को टाइटल दिया गया इस टाइम पे वाइसरॉय का, गवर्नर जनरल को वाइसरॉय। गवर्नर जनरल वो थे जो व्यक्ति ब्रिटिशर्स पे राज करेगा तो गवर्नर जनरल कहलाएगा, और जो व्यक्ति राज करेगा इंडियंस पे तो उसको हम वाइसरॉय कहेंगे। तो बस यही डिफरेंस था, लगभग दोनों सेम ही चीज़ थी, ठीक है। न्यू पोस्ट सेक्रेटरीट एक नई पोस्ट बनाई गई और वो बैठता था कहाँ पर? इंडियन हाउस में, लंदन में। तो जो गवर्नर जनरल या वाइसरॉय था इन्फॉर्मेशन देता है सेक्रेटरीट को और सेक्रेटरीट सब कुछ बताता था क्वीन को। तो बहुत लंबा प्रोसेस था, तो लंदन तक जाते थे, फ़ोन उनके पास होता नहीं था, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। दादा भाई नौरोजी का जानिए। दादा भाई नौरोजी ने एक थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसको आर.सी. मजूमदार ने बैक करा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये आपको बस याद कर लेना एक फैक्ट की तरह। एक थ्योरी दी दादा भाई नौरोजी ने, ड्रेन ऑफ वेल्थ। दादा भाई नौरोजी की एक बुक भी थी, इसको पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक बुक थी इनकी, ओके। फेट ऑफ द रेबल्स, जो रेबल्स थे जिन्होंने इसमें पार्ट लिया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, तो उनका क्या हुआ? बहादुर शाह जफर जो था, मुगल बहादुर शाह जफर सेकेंड, वो भाग गया, एग्जाइल ले लिया रंगून में। नाना साहेब जो थे नेपाल भाग गए, नेपाल चले गए, भाग गए नेपाल चले गए। बेगम हजरत महल मरने से अच्छा ही नेपाल चले गए या किसी और कंट्री में चले गए, तो मतलब बेगम हजरत महल भी नेपाल चले गए। तात्या टोपे जो थे इनको कहा जाता है, तो ये पकड़े गए थे, भाग नहीं पाए थे, इनको पकड़ा नहीं गया, मतलब पकड़ा गया तो ये हैंग कर दिए गए, इनको फांसी मिली तो भागने। रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त कर गई। ये ह्यूज रोज ने ट्रेन से लड़ाई करने आ रहा था, ओके। स्वराज एक वर्ड है, ये किसने दिया था सबसे पहले? दयानंद सरस्वती जी ने, मूल शंकर भी जिनको कहा जाता था, वो स्वराज दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम जान रहे हैं। ओरिजिन इसका कब था? 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर। आप याद कैसे करेंगे? जो ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट डे था, ऐसा सोच सकते हैं। 31 होता है, तो आप सोच सकते हैं ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट डे था। ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट डे से आपको याद रहेगा 28 था, सेकेंड लास्ट डे नहीं था, ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट डे था। ए एक्टोविया, मुझे इनका फुल नेम इसका याद नहीं आ रहा है अब, उनका नाम मैं भूल गया, क्योंकि एक्टोविया तो मुझे याद है इसके साथ। एक सेकेंड, ऑक्टेवियन ह्यूम, हम लिख देते हैं उसको।
एलन ऑक्टेवियन हिल। छोड़िए इसको, यहीं रख देते हैं। एलन ऑक्टेवियन हिल का नाम था, ठीक है। अब उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? वो थे डफरिन। डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या बोला था? ये माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी है, मैं इसको मसद कर दूँगा, मैं इसको ख़त्म कर दूँगा, ठीक है, ख़त्म कर सकता हूँ कभी भी, ऐसा होना नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? ग्लैडस्टोन प्राइम मिनिस्टर थे। तो ईयर 1885 से स्टार्ट हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अब 1885 में सबसे पहले कौन थे प्रेसिडेंट? WC बनर्जी, और जो कि बॉम्बे में हुई थी। सबसे पहले कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। ये सबसे मेन है, इसी में काफ़ी सारी अब अभी मीटिंग्स थी, लगातार हुई थी ये तो, ठीक है। 1886 दादा भाई नौरोजी। 1886 दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में हुई थी सेकेंड मीटिंग। 1887 में मतलब थर्ड मुस्लिम प्रेसिडेंट था, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बना। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, वो मद्रास में हुए। 1888 में फर्स्ट क्रिश्चियन बने जॉर्ज यूल नाम से, इलाहाबाद में फर्स्ट क्रिश्चियन बने। उसके बाद 1996 में क्या हुआ? दादा भाई नौरोजी बने इसके प्रेसिडेंट। और यहाँ पर सबसे पहली बार वर्ड यूज़ करा गया स्वराज, जो कि किसने बोला था? महर्षि दयानंद ने, दयानंद सरस्वती जी, इनको मूल शंकर भी कहा जाता था। स्वराज पहली बार INC में पहली बार यूज़ करा गया, और कलकत्ता सेशन में यूज़ करा गया। 1960 में AC मजुमदार बन जाते हैं, यहाँ पर लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट के बारे में क्या जानेंगे? लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, वो आगे बढ़ेंगे उसके बारे में। उसमें यूनिटी हो गई थी मुस्लिम और हिंदूज में, और धर्मदल नर्मदल के बारे में जो आगे बढ़ेंगे, वो हुआ था लखनऊ में। 1970 में फर्स्ट फीमेल बनी थी प्रेसिडेंट, जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट, वो थी एनी बेसेंट। कलकत्ता सेशन में हुई थी, ज़्यादातर चीज़ें कलकत्ता सेशन में थी। 1924 में सबसे पहले महात्मा गांधी जी बने थे प्रेसिडेंट, और बेलगांव में हुआ था सेशन, बेलगांव में। 1929 में क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, और पूर्ण स्वराज की उन्होंने डिमांड रखी थी। यहाँ पर हमारा स्वराज था, और यहाँ पर इधर हम आ गए थे पूर्ण स्वराज की तरफ, ये लाहौर में कर गई थी। 1931 में वल्लभ भाई पटेल थे, फंडामेंटल राइट सबसे पहली बार मांगा गया था कराची सेशन में। जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उस टाइम पे कौन थे हमारे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के? वो थे JB कृपलानी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए कुछ फैक्ट्स हैं, ये जो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। 1885 में फर्स्ट मीटिंग थी, 72 पीपल इसमें जुड़े थे, 72 पीपल इसमें जुड़े थे। अब 72 पीपल इसमें जुड़ गए, तो उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने मिलने की कोशिश करी पुणे में। इन्होंने कहाँ मिलने की कोशिश करी? पुणे में इन्होंने मीटिंग रखी। पुणे में क्या हो गया? कॉलरा आउटब्रेक हो गया, पुणे में कॉलरा फैल गया बहुत ज़्यादा, जैसे कोविड फैला था, ऐसे कॉलरा फैल गया। तो इन लोगों ने वहाँ पर जाना प्रेफर नहीं करा, और इन्होंने अपनी मीटिंग रखी गोकुलदास तेजपाल सोसाइटी बॉम्बे में। गोकुलदास तेजपाल सोसाइटी बॉम्बे में, आपको याद रखना, वहाँ पर INC की पहली मीटिंग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में। 1896 में क्या था? रहीमतुल्ला सयानी। 1896 में रहीमतुल्ला सयानी जी थे, ये कलकत्ता के प्रेसिडेंट थे INC में। तो सबसे पहली बार वंदे मातरम यहाँ पर गाया गया, ठीक है। 1911 में विद्याधर विश्वयन नारायण धर थे, जो कि कलकत्ता में थे। ये भी सेशन पूरा था 1911 में। 1896 में, मतलब काफ़ी पहले, 15 साल पहले वंदे मातरम ला दिया था। 15 साल बाद जाकर जन गण मन गाया गया। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन थी जो INC से पहले बन गई थी? मतलब इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, बट बन गई थी। तो इंडियन सोसाइटी थी, 1872 में ही बन गई थी, लंदन में बनी थी, आनंद मोहन बोस ने बनाया था। इंडियन एसोसिएशन थी 1876 में, कलकत्ता सेशन में बनी, कलकत्ता में बनी थी, सॉरी, कलकत्ता सेशन कलकत्ता में बनी थी। तो सुरेंद्र नाथ बोस और आनंद नाथ बोस जी ने बनाया था इनको। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी 1885 बॉम्बे में, वो किसने बनाया था? फिरोज शाह मेहता, KJ मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी ने बनाया था। अब आ जाते हैं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट पे। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट क्या थे? मॉडरेट थे जो
लड़ाई नहीं करना चाहते थे। और एक्सट्रीमिस्ट थे जो लड़ाई, लड़के स्वराज लेना चाहते थे, लड़की आज़ादी लेना चाहते थे, वो लड़ लेंगे, पर उनको अब जल्दी चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया, उनको आज़ादी चाहिए, इसलिए लोग ऐसे थे। रेडिकल्स भी कहते थे, बट बुक्स में से कहीं पर मेंशन नहीं है। रेडिकल्स बोलते हैं, टेररिस्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग आगे आपको मिलेंगे जिन्होंने आज़ादी में काफ़ी बड़ा पार्ट था, उनको टेररिस्ट भी बोला गया। तो हाँ, हम उनको रेडिकल्स नहीं बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे गुस्से वाले हो, गरम दल से, नरम दल, नरम दल एंड गरम दल, हम इसको ऐसा पढ़ेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुआ था, मॉडर्न नेशनलिज्म था 1885 से 1905 तक। मॉडर्न में क्या था, मॉडरेट में क्या था, लोग इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते थे अंग्रेजों के साथ होते। फिर आया एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज में क्या आ गया, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे, ज़्यादा अनरेस्ट फैल गया, अनार्की फैल गई। और फिर गांधी ने रहा नॉन वायलेंस वाला फेज। मॉडरेट फेज के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। 1885 में आया था और 1905 तक चला था। उनको क्या था, फेथ था ब्रिटिशर्स में और जस्टिस और उनकी गुडविल में, ब्रिटिशर्स के साथ ही काम करना चाहते थे। अडॉप्टेड पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स टू अचीव देयर डिमांड्स। ये अपनी जो डिमांड थी वो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स और पीसफुल तरीके से बनवाना चाहते थे। इनिशियली क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वेलकम करा आईएनसी का। वेट कर सेकेंड। इनिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वेलकम करा इंडियन नेशनल कांग्रेस का। द ओनली डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ग्रांटेड बाय ब्रिटिशर्स वाज एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव। काफ़ी सारी डिमांड्स थी, वो हम अभी पढ़ लेते हैं क्या क्या डिमांड्स थी। तो उनमें से सिर्फ एक ही मान गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन, और जिसको हम कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट्स 1892। इसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कह सकते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कह सकते हैं। तो एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, और इंडियंस को मिलने लग गई हायर पोस्ट भी मिलने लग गई है, मतलब ये डिमांड थी, ठीक है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये चाहते थे ज़्यादा पावर देंगे लोकल बॉडीज़ को, ज़्यादा पावर देंगे जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है। लैंड रेवेन्यू में रिडक्शन लाएँ और एबोलिशन करें सॉल्ट टैक्स एंड शुगर टैक्स, शुगर और सॉल्ट टैक्स का एबोलिशन करें। हटाई या कम करें, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज़ में आता है, नेसेसरी आइटम है, वो चाहिए ही चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की उनको लॉ लाएँ, उनको आज़ादी। स्पेंडिंग, आर्मी पर स्पेंडिंग कम करें। तो ये सारी इनकी डिमांड्स थी, इनमें किस कौन सी मानी गई, सिर्फ ये पहली वाली। मॉडरेट लीडर की लिस्ट क्या कौन कौन सी थी, सबसे पहला ए होम्स ने कांग्रेस बनाई, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयबजी, जस्टिस राणा रे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये लोग थे 10 प्रोमिनेंट लीडर्स थे। मेथड्स क्या थे इनके, क्या तरीका था इनका, लॉयल थे ब्रिटिशर्स के, पिटीशन, रिजोल्यूशन, मीटिंग, लीफलेट्स, पैम्पलेट्स और ये सब बांट बांट कर ये लोगों को जागरूक करना चाहते थे। बॉयकॉट करना चाहते थे फॉरेन गुड्स का, स्वदेशी मूवमेंट चलाना चाहते थे, मतलब चलाने के चाहते थे, चला रहे थे। इनका एम था पॉलिटिकल राइट्स और सेल्फ गवर्नेंस को पाना। इनकी अचीवमेंट क्या थी, टू क्रिएट नेशन वाइड अवेकनिंग ऑफ पीपल, लोगों को जगाना चाहते थे, नेशन वाइड लोगों को जगाना चाहते थे। पॉपुलराइज आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टीज़, तो पॉपुलराइज करना चाहते थे डेमोक्रेसी को और सिविल लिबर्टीज़ को। चाइल्ड मैरिज उन्होंने रुकवा दी और रीमैरिज ऑफ विडोज स्टार्ट करवा दी, ठीक है, ये करवा दिया। एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, लेजिस्लेटिव काउंसिल को इन्होंने एक्सपेंड करवा दिया। फर्स्ट टाइम टॉक अबाउट इनडायरेक्ट इलेक्शन, डिस्कशन ऑन बजट, अब इनको अपने कैबिनेट में उन्होंने रख लिया और ये सिर्फ बजट पर बात कर रहे थे, तो ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब ये फेज़ तो खत्म हो गया, मॉडरेट फेज़ यहीं पर खत्म हो गया, इसके बारे में हमको और ज़्यादा जानने की जरूरत इतनी नहीं है। अब आ जाते हैं एक्सट्रीमिज़म या रेडिकलिज्म। 1905 से 1917 तक चला ये क्या मानते थे, ये मानते थे कि बोल्ड मीन से ही, मतलब लड़ झगड़ के ही हम आज़ादी पा सकते हैं, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट लीडर कौन से थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। तो ये तीन थे। लाला लाजपत राय पंजाब से थे, लाला लाजपत राय पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे।
बिपिन चंद्र पाल बंगाल से है, नॉर्मल टाइम इनको कहा जाता है, और एक अरविंद घोष प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में बात करें, और वैसे तो बहुत सारे लोग थे। जो एक्सट्रीमिज्म इतना ज़्यादा कैसे फैल गया, क्योंकि फेलियर था, मॉडरेट्स कुछ करवा नहीं पाते, काफ़ी टाइम हो गया था, कोई डिमांड अपनी मानी नहीं जा रही थी, सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्सपेंशन हो गया, सिर्फ यही मांग मानी गई थी अभी तक, काफ़ी साल बीत गए थे। ठीक है, फेमाइन, बाढ़ आई, सूखा पड़ा, काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ा, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने कोई सीरियस हेल्प नहीं करी हमारे इंडियंस की, तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई। ग्रेट फेमिन हुआ था, 2 फेमिन हुए थे 1896 से 97, एक साल के लिए कुछ भी नहीं मिला खाने को, लोग काफ़ी लोग मरे, मिलियंस में लोग मरे। 1899 से 1900 तक भी एक साल के लिए फिर काफ़ी लोग मरे, तो इसको भी जैसे जापानीज वॉर चल रही थी 1904 से 1905 में, वॉर चल रही थी जापान की, इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो लोग भी बहुत ख़राब होती जा रही थी, तो इसलिए भी एक्सट्रीमिज्म बढ़ा। गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को मालवी जेल में डाल दिया था म्यांमार में 1897 में 1.5 साल के लिए, और 1911 में 6 साल के लिए। और जो इमीडिएट कॉज था, इसका इमीडिएट कॉज क्या था, लॉर्ड कर्जन का रूल। ठीक है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पास हो गया था, जिसका ये रुकवाना चाहते थे, और बंगाल को 2 भागों में स्प्लिट करना चाहते थे अंग्रेज। उनका कहना ये था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन इसका संभाल नहीं पा रहे हैं, बट द ओनली थिंग दैट वो इतना बड़ा हो गया था, यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था विद्रोह करना, रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने, वो चाहते नहीं थे, वो चाहते थे छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएंगे। ठीक है, लड़ाई रहेंगी। यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 आया। ठीक है, सेडिशन एक्ट आया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया, यूनियन फ्रीडम खत्म कर दी, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हुआ। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इनका, मेन ऑब्जेक्टिव था एक्सट्रीमिज्म, जो एक्सट्रीमिज्म कर रहे थे उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ रूल था मेन ऑब्जेक्टिव। एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्वराज अभी दी नहीं गई थी, कुछ दुविधा में थी, कुछ हम उसके बारे में पक्का नहीं बता सकते, और ये क्लियर है 1929 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन में पास हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने 1989 में लाहौर में ये बात बोली थी, पूर्ण स्वराज। मेथड्स क्या थे इनके, ब्रिटिशर्स में कोई फेथ नहीं था, इनको मारो, तोड़ो, पीटो, काटो, या किसी भी तरीके से बस आज़ादी चाहिए, हमें तो चाहिए, ये इनका तरीका था। फोर्सफुल मीन्स से ब्रिटिशर्स से कंट्रोल लेना चाहते थे, पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़े, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, नॉन कोऑपरेशन, कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे हम लोग, कोई भी बात नहीं मानते थे ब्रिटिशर्स। प्रमोट करते थे स्वदेशी और बाइकआउट करते थे फॉरेनर्स का। इंट्रोडक्शन नेशनल एजुकेशन, नेशनलिस्टिक एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करा कर चाहते थे, बचपन से वो चले। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या कहते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या होता है, अनाउंस करा गया था 7 जुलाई को और इम्प्लीमेंट कर दिया था 16 जुलाई। ये अपना पाकिस्तान है, ये वेस्ट बंगाल है, जो हिंदू डोमिनेटेड था, बंगाल है, ये सॉरी बांग्लादेश है, ये ईस्ट पाकिस्तान है, जो बाद में बांग्लादेश बन गया। ईस्ट पाकिस्तान है, वेस्ट बंगाल में, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। तो मुस्लिम डोमिनेटेड था वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब इस टाइम पे कौन था, लॉर्ड कर्जन था, वाइसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कर्जन ने क्या करा, डिवाइडर रूल की नीति को अपनाया, और क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल मनाया इस टाइम पर, जब ये बंगाल का पार्टीशन हुआ। तो इसमें क्या हुआ, शिवाजी और गणपति फेस्टिवल में बहुत सारे लोग गैदर हुए एक साथ में, तो अभी पता चल गया कि हाँ ये लोग गैदर हो सकते हैं, हमको कोई स्पेशल कुछ पहले से बता के रखना पड़ेगा, लोग आएंगे और उस दिन सम्मिलित हो जाएंगे फेस्टिवल वाले दिन, तो उस दिन हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं, कोई भी स्ट्राइक कर सकते हैं, कोई भी आंदोलन कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सजेस्ट करा था राखी बंधन डे, ब्रदरहुड ऑफ बंगाल सजेस्ट करा था।
ये लाइन राखी बंधन डे में मनाया गया था। रीज़न फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल का रीज़न क्या था? डिवीजन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी, ये एक पॉसिबल रीज़न था। ब्रिटिशर्स चाहते थे डिवाइड और रूल करना, ये पॉलिसी थी उनकी। ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ बंगाली नेशनलिज्म, मैंने बोला नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो उसको कम करने के लिए, अलग अलग पार्ट में बांटने के लिए पीसी रे थे। इन्होंने सबसे पहले बंगाल केमिकल फैक्ट्री खोली पीसी रे ने। ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये सारे फैक्ट्स हैं जो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं अपना पेपर में। ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स किसने स्टार्ट किया था? गजेंद्र नाथ बोस और अवेंद्र नाथ बोस। और अवेंद्र नाथ बोस की एक पेंटिंग थी भारत माता पेंटिंग। क्रेस्कोग्राफ क्या था? जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ बनाया था, प्लांट की लेंथ को मेजर करता था ये। स्वदेशी मूवमेंट क्या है? स्वदेशी मूवमेंट में क्या, स्वदेशी मूवमेंट में क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे, बनारस सेशन चला था, गोपाल कृष्ण गोखले थे इस टाइम पर। स्वदेशी मूवमेंट में क्या होता था? स्टैंड फॉर लिविंग इन इंडियन गुड्स और बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना चाहते थे और इंडियन गुड्स भी लेना चाहते थे। स्वदेशी मतलब आप समझ रहे हो अपने देश का। रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया में लॉयर्स बने, टीचर्स बने, प्रोफेसर बने, इंडियन में एम्प्लॉई काफ़ी ज़्यादा बने, आर्मी में आए, अवार्ड्स मिले लोगों को, पूर क्लॉथ सारे बाइकआउट किए उन्होंने बाहर के। ठीक है, बेनिफिट क्या हुआ? कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब इसी के साथ में बनी मुस्लिम लीग। जब ये सब बन रहे थे, स्वदेशी मूवमेंट था, तभी मुस्लिम लीग भी बना दी। अब ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को भड़का दिया कि तुम्हारे पास रिप्रेजेंटेशन में माइनॉरिटी है, तो तुम्हारे पास पावर नहीं है, इसलिए तो वो भी थोड़ा भड़क गए। तो मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह ढाका का और नवाब मोहसिन उल मलिक और आगा खान। फर्स्ट प्रेसिडेंट इनके कौन थे? आगा खान सेकंड। फर्स्ट सेशन किसका था? कहाँ पर हुआ था? ढाका 1906 में। इनकी डिमांड क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड थी। 98 में सैयद इमाम पंजाब में उन्होंने सबसे पहली बार मांगी थी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं ब्रीफली। 1885 में इसकी एस्टेब्लिश हुई है। 28 में आपको होता है ना, एलन एक्टोबियर ह्यूम। फर्स्ट प्रेसिडेंट इनके डब्ल्यू.सी. बैनर्जी 1885 में, और जो उनका फर्स्ट सेशन था बॉम्बे 1885 में क्रांति में। मुस्लिम लीग की दो डिमांड थी, वो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे मुस्लिम कम्युनिटी, मतलब मुस्लिम को ही वोट दे, ऐसा वो चाहते थे। स्पेशल प्रोविजन रिजर्वेशन मिले मुस्लिम कम्युनिटी को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेस में। इसके बाद होता है कोलकाता सेशन। कोलकाता सेशन में सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पर सबसे पहले डिमांड क्या होती है? सेल्फ गवर्नेंस या स्वराज। इसके बाद होता है सूरत स्प्लिट। ये 1907 में। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और नहीं करता सेशन के बारे में, ठीक है। 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, सूरत सेशन मतलब सूरत सेशन। इसमें गरम दल और नरम दल होते हैं। गरम दल वही मैंने सब पढ़ा है, एक्सट्रीमिस्ट, और नरम दल मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स नहीं लिखना, गरम दल और नरम दल के बारे में करके, ठीक है। लीडर्स इनके कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे और एक अरविंदो घोष भी थे। तो इनको लाल बाल पाल कहा जाता था, सबसे आसान तरीका है आपके लिए गरम दल। और इधर थे रास बिहारी बोस जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, ये थे नरम दल। 1906 इन्होंने सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने यूज़ करा था स्वराज वर्ड। जो गरम दल था वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहा था, और जो नरम दल था वो पार्शियल इंडिपेंडेंस में कुछ था कि हाँ हमारे को अथॉरिटी दे दीजिए, आप हमारे ऊपर रूल करेंगे तो कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम। इन्होंने वायलेंस को चुना, गरम दल वालों ने, इन्होंने नॉन वायलेंस को चुना। बाल गंगाधर तिलक को चाहते थे ये सूरत सेशन का प्रेसिडेंट बनाने, और ये गरम दल वाले चाहते थे बाल गंगाधर तिलक जी को बनाने के लिए, नरम दल चाहते थे रास बिहारी बोस जी को बनाने के लिए। तो इनमें इस बात के लिए झगड़ा भी हो गया, डिसाइड ही नहीं करता ये लोग।
ठीक है। मॉर्गन मिंटो रिफॉर्म आया था। मॉर्गन मिंटो रिफॉर्म में क्या था, मोरला थे उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया और मिंटो थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अब इधर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स और मुस्लिम लीग जुड़ गए, मतलब ब्रिटिशर्स ने उनको ऐसे मना लिया और भड़का दिया कांग्रेस के खिलाफ, आईएनसी के खिलाफ। अब टारगेट क्या था, डिवाइड एंड रूल का इनका टारगेट था। और क्या मनवाने दी इनको बात, सेपरेट इलेक्टोरेट और मुस्लिम पास करवा दिया इन्होंने, मतलब मुस्लिम मुस्लिम को ही बोल देगा, ये पास करा दिया इन्होंने। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन मिंटो रिफॉर्म, ब्रिटिशर्स फुलफिल द कंडीशन ऑफ 2 डिमांड्स ऑफ मुस्लिम लीग। मॉर्गन मिंटो ने 2 कंडीशन मान ली ब्रिटिशर्स ने। अब क्या होगा, ब्रिटिशर्स, मुस्लिम लीग और ब्रिटिशर्स की यूनिटी हो गई आईएनसी के खिलाफ। इसके बाद होम रूल लीग आया 1916 में बना। फाउंडर थे इनके बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बहुत प्रोमिनेंट नाम है, हमने काफ़ी बार सुना है। इसी के 2 महीने बाद होम रूल मूवमेंट भी चलाया गया 1916 में। फाउंडर थे इनकी एनी बेसेंट, मद्रास इनका हेड क्वार्टर था। और जो बाल गंगाधर तिलक जी ने बनाया वो महाराष्ट्र था इनका हेड क्वार्टर, महाराष्ट्र था इनका जहाँ स्टार्ट करा, हेड क्वार्टर था पुणे में। और बाल गंगाधर तिलक जी ने बोलता स्वराज में बर्थ राइट। ठीक है। 1911 की एक कहानी है, दिल्ली को जब कैपिटल बनाने वाले थे तो गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम पे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड उस टाइम पर थे, और उस टाइम पर किंग आ रहे थे ब्रिटिशर्स के, जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी के साथ आए थे। उन्होंने बंगाल का पार्टीशन स्टॉप करवाया और बोला यार दिल्ली इतनी अच्छी है, दिल्ली को बनाओ कैपिटल, कलकत्ता को दिल्ली को कैपिटल बनाओ। तो रास बिहारी बोस ने उस टाइम क्या करा था, बॉम्ब करा था लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, रास बिहारी बोस। अब हम थोड़ा सा जानेंगे, ये पेपर न्यूज़पेपर थे मराठा और केसरी न्यूज़पेपर थे। मराठा जो था इंग्लिश लैंग्वेज में था, केसरी जो था मराठी लैंग्वेज में था। बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था इसको। किसने लिखा था इनको, बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का एनिवर्सरी न्यूज़पेपर। महात्मा गांधी 1915 में आए थे, NRI डे भी कहा जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस भी इसको कहा जाता है, 9 जनवरी 1915। मेन इंटेंशन ऑफ होम रूल, जो होम रूल, ये जो होम रूल बना है इसका मेन इंटेंशन था कन्विंस करना मुस्लिम लीग को। जबकि उन्होंने मुस्लिम लीग को कन्विंस कर लिया। पहले तो क्या था, नेशनल कांग्रेस बात नहीं माना जाता, मुस्लिम लीग सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं माना। अब लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में, कांग्रेस नेशनल लखनऊ पैक्ट हुआ तो आईएनसी मान गई मुस्लिम लीग, जो 2 डिमांड थी उनकी, सेपरेट इलेक्टोरेट और जो रिजर्वेशन उनको मिले वो मिल गया। इससे यूनिटी हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। और मुस्लिम प्लस मॉडरेट्स में, सॉरी एक्सट्रीमिस्ट प्लस मॉडरेट्स मिल गए और हिंदू प्लस मुस्लिम मिल गए। तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को किसने मिला, एनी बेसेंट ने मिला है। और हिंदू प्लस मुस्लिम को किसने मिला, मोहम्मद जिन्ना ने मिला है। इनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहा गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। अब आता है रॉलेट एक्ट, ना वकील ना दलील, ये एक्ट है। इसके फाउंडर कौन थे, जस्टिस रोलेट। इस रोलेट एक्ट के मतलब इसमें क्या था, इसमें था इसको हम जेल में डाल सकते हैं 2 साल के, कि कोई भी प्रूफ नहीं चाहिए, कोई भी एविडेंस हमको नहीं चाहिए, इंडियन वेपन को यूज़ नहीं करेगा, कोई इंडियन वेपन यूज़ नहीं करेगा, और सोशल गैदरिंग भी कहीं पर नहीं होगी। धारा 144 से लगा दी गई, 4 से ज़्यादा लोग कहीं पर इकट्ठा नहीं होंगे ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना। ठीक है। महात्मा गांधी ने इसे ब्लैक एक्ट लिखा है। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी को पंजाब में पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। तो इसी चीज़ के खिलाफ जलियांवाला बाग में डिस्कशन होने के लिए प्रोटेस्ट करने वाले थे 1919 में, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग में। तो इसी चीज़ का प्रोटेस्ट करते करते सत्यपाल जी थे जो हिंदू थे और सैफुद्दीन किचलू थे जो मुस्लिम थे, लीडर पंजाब के लीडर थे। जनरल डायर ने क्या कहा, इनको अटैक करवा दिया, किसी बहुत सारे लोगों को, और मरवा दिए 379 लोगों को मरवा दिया और 1200 लोग वुंडेड हैं। ठीक है। लेटर ऑन जब ये लंदन चला गया वापस, ये बात की बात है, उधम सिंह जी ने मार दिया, उधम सिंह जी ने मार दिया जनरल डायर को। ठीक है। आफ्टर दिस गांधी गेव अप ऑन द टाइटल इस
एक्ट के बाद टाइटल जो था, मतलब इस एक्ट के बाद इस जो इन्होंने ये जो एक्ट करा, इन्होंने ये जो चीज़ करी, जो गांधी जी ने अपना लॉर्ड हार्डिंग ने जो उनको दिया था, टाइटल दिया था केसरी हिंद, वो छोड़ दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने टाइटल था वो भी छोड़ दिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उनके साथ कोई काम नहीं करेंगे, कॉपरेट ही नहीं करेंगे। मेन लीडर कौन थे? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, NC केलकर। मेन रीज़न क्या था? जलियांवाला बाग में हत्याकांड था। ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था, लीडर, प्लेस और पीपल सब कुछ था, नॉन वायलेंस था। बट क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद लोगों की लड़ाई हुई कुछ और चौरा चौरी इंसिडेंट हो गया, जिसमें 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया पुलिस चौकी के साथ में, सारे ब्रिटिशर्स ने। महात्मा गांधी ने इसको बंद कर दिया चौरा चौरी के बाद। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, NC केलकर, इन्होंने सपोर्ट नहीं करा। उन्होंने बोला यार नहीं रखना चाहिए, ऐसी चीज़ हम नहीं होने देंगे बाद में, बट अभी फ़िलहाल इसको नहीं रखना चाहिए। उसके बाद एक टाइम पे चली थी खिलाफत मूवमेंट उधर। खिलाफत मूवमेंट में क्या था? खलीफा और कैलिफ, टर्की के जो सबसे बड़े रिलीजियस हेड थे मुस्लिम में पूरे वर्ल्ड में, उनको खलीफा कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर ने अटैक करा तुर्की पर और खलीफत ख़त्म कर दी। इंडियन खलीफत मूवमेंट भी स्टार्ट की। इसके बाद शौकत अली और मोहम्मद अली ने स्टार्ट कर दी। सपोर्टेड लीडर्स ने इनको सपोर्ट करा, जिन्ना ने करा, अब्दुल गफ्फार खान ने करा, मौलाना आज़ाद ने करा, महात्मा गांधी ने करा और ANC के लीडर्स ने भी इनको सपोर्ट करा। स्वराज पार्टी कब बनी? 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी बनी, गया सेशन में। 2 चेंजर्स थे, फाउंडर थे इनके, मतलब ये ज़्यादा दिन तो नहीं चल पाया पर काफ़ी अच्छा रहा उन्होंने काम किया। मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, NC केलकर थे। मेन इंटेंशन क्या था? स्वराज पार्टी का ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट बनना था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो क्योंकि ये प्रेशर करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंस के लिए। 1923 में इलेक्शन भी हुए थे, स्वराज पार्टी को 45 सीट मिली थी 145 में से टोटल, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस इन्होंने मांगा था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या था कि हाँ हेड तो इनके ब्रिटिशर्स रहेंगे पर पावर इनके पास भी है, ठीक है। तो मेन लीडर थे इनके, एक मेन लीडर चित्तरंजन दास जी की डेथ हो गई, तो ये काफ़ी वीक पड़ गई, स्वराज पार्टी वीक पड़ गई। तो साइमन कमीशन क्या हुआ? साइमन कमीशन एक कमीशन आई थी, सारे ही इसमें ब्रिटिशर्स थे और ये कुछ लोगों को गवारा नहीं रहा, ठीक है। मॉन्टेज कैम्पफोल्ड रिफॉर्म आया, धर्म के आधार पर नेता बनाने की बात करिए। लॉर्ड माउंटेन था, सेक्रेटरी था, और लॉर्ड कर्जन, शायद कर्जन था या मुझे याद नहीं है, मैंने कोई लिखा था, मुझे वापस से देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, मैंने इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिया, ये आप गूगल करके चेक कर लीजिएगा इस टाइम पर कौन था। विद द प्रेशर ऑफ स्वराज पार्टी के प्रेशर के साथ टू चेंज द माउंटेन रिफॉर्म साइमन कमीशन वाज क्रिएटेड। स्वराज पार्टी के प्रेशर के बाद माउंटेन रिफॉर्म साइमन कमीशन बनाया गया और सारे जो प्रेशर दिया था स्वराज पार्टी ने उसके बाद बनाया गया माउंटेन रिफॉर्म, के आधार पर नेता बने। जो सारे लीडर्स थे साइमन कमीशन के, वो ब्रिटिशर्स थे। लीडर हु प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन वो थे लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस। लाला लाजपत राय की डेथ भी हुई थोड़े टाइम बाद, तो उन्होंने कैसे हुई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में क्या हुआ? नेहरू रिपोर्ट 1928 में जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने निकाली है। वन ऑफ द एम वाज टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना चाहते थे। मेन डिमांड क्या थी? डोमिनियन स्टेटस और स्वराज। फंडामेंटल राइट्स की पहली बार इधर बात की गई। कोई सेपरेट इलेक्शन, इलेक्टोरेट्स नहीं होंगे, मुस्लिम हिंदू सबके लिए सेम इलेक्शन है। जिन्ना ने फिर यहाँ पर अड़ंगा लगाया और बोला 14 पॉइंट है हमारे, काफ़ी सारे पॉइंट्स है, मुस्लिम्स के बारे में सारी चीज़ें थी। मोहम्मद अली जिन्ना द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, 14 पॉइंट थे, सारे रिजर्वेशन का भी कुछ का प्रोसेस था। लाहौर सेशन है, उसके बाद लाहौर सेशन में क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे।
मेन डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस हो गई, इंडिपेंडेंस डे है INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस। गांधी के बारे में, गांधी जी के बारे में क्या कहते हैं? गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, ठीक है। मदर है उनकी पुतली बाई, फादर है उनके करमचंद गांधी जी, सन है उनके 4 बेटे हैं जो कि कभी कभी आ जाते हैं पेपर में, हीरालाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। पढ़ाई उन्होंने कहाँ से करी थी? इंग्लैंड से पढ़ाई करी थी, लॉ करी थी। इंडिया 1891 में आया था और उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो चले गए थे अफ्रीका। UN ने डिक्लेयर करा था 2 अक्टूबर को, डिक्लेयर करा है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी को टाइटल दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा, और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया था टाइटल गुरुदेव, ठीक है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे है, ऐसा नहीं गांधी जी का ही बर्थडे है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को मार दिया गया। सॉल्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, इसमें क्या था? सॉल्ट पे टैक्सेस कम करना चाहते थे गांधी जी। दांडी मार्च करी उन्होंने, दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट करी? साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से स्टार्ट करी, दांडी तक, नौसेरी डिस्ट्रिक्ट गुजरात। मार्च स्टार्टेड 24 जनवरी तक उन्होंने 240 माइल चली, 24 मार्च से 5 अप्रैल तक। जो सपोर्ट जिन्होंने गांधी जी सपोर्ट करा वो सरोजिनी नायडू की गुजरात की, राजगोपालाचारी थे तमिलनाडु के, अब्दुल गफ्फार खान थे। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टैंड फॉर यूजिंग गुड्स बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स, इंडियन गुड्स को यूज़ करने के लिए और बॉयकॉट करने के लिए फॉरेन गुड्स। गांधी वाज सपोर्टेड बाय 78 फॉलोअर्स इन दांडी मार्च में 1 लाख से ज़्यादा लोग थे, 1 लाख से ज़्यादा, समझ नहीं क्या थी उसकी। 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हो गया था गांधी सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट दांडी मार्च वाला। दोनों चीज़ है। फर्स्ट राउंड टेबल क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ? अंग्रेज कर गए, फर्स्ट राउंड टेबल करनी चाहिए। प्लेस थी लंदन, ब्रिटिशर्स जो थे उनमें वो थे राम से डोनाल्ड, INC नेशनल पार्टी नहीं है। इंडिया से गए थे BR अम्बेडकर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC। रीज़न क्या था? डिसोबीडिएंस मूवमेंट और सिविल डिसोबीडिएंस को खत्म करना, साइमन कमीशन के बाद। फर्स्ट राउंड टेबल में इंडियन नेशनल कांग्रेस में डालने के लिए फेलियर होती है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। फिर उसके बाद में क्या क्या था? रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स और CDM ख़त्म करने की बात हुई थी। नमक बनाने की आज़ादी भी इंडियंस को देने की बात हुई थी। सारे जो टैक्सेस थे वो वापस देने की बात हुई थी, जो अभी तक नहीं भरे थे वो खत्म कर दिया था। कमीशन ऑफ ऑल फाइन, जो भी फाइन्स थे वो भी खत्म कर दिए गए। विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस, जो भी इमरजेंसी ऑर्डिनेंस है उनको भी विड्रॉल करा दिया। INC के लीडर थे लॉर्ड इरविन। सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट रोक दिया इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट के बाद, जब ये सारी चीज़ें मान ली हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड राउंड टेबल के बारे में बात करी ब्रिटिशर्स ने, जो भी उन्होंने रिलीज़ कर दिया था सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, भगत सिंह को और राजगुरु और सुखदेव जी को इन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने नहीं छोड़ा। तो उस पर गांधी जी मान लिया, अगर वो ना मानते तो वो शायद पॉसिबिलिटी थी कि उनको भी छोड़ा जा सकता है। सेकेंड राउंड टेबल, ठीक है। ब्रिटिशर्स उस टाइम कौन थे? सबसे पहले वाले में थे हमारे रामसिंह मैकडोनल्ड, सेकंड में भी रामसिंह मैकडोनल्ड ही थे। INC से गए थे महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर गए थे SC के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर। 2 प्रपोजल थे रामसिंह मैकडोनल्ड से जो दिए थे। कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव हिंदू एंड मुस्लिम विल चूज देयर इंडिविजुअल लीडर, हिंदू मुस्लिम अलग अलग लीडर चुन सकते हैं अपने। इंडिया विल नॉट बी गिवन एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सपोर्ट रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ना मान लीजिए, बस ये मैंने कहा। तो ये बात भी नहीं मानी गई। अब ये बात नहीं मानी गई तो ये मीटिंग भी फेल हो गई। सेकंड प्रपोजल था ही नहीं है, कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव को हम एक बात मान सकते हैं, ये मान ही नहीं सकते थे। मतलब यार इसको अलग कोई वोट करा, उसको अलग कोई वोट करा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, सब एक लोग एक ही वोट करा, सब लोग एक ही वोट करा, क्योंकि जिसको जो बनना वो बन जाएगा। सेकेंड राउंड टेबल भी इसकी वजह से फेल हो गया।
अब इसके बाद गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। यहाँ पे उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी, उनसे मिलने गए मदन मौलवी जी और बी आर अम्बेडकर जी। यहाँ पर पूना पैक्ट साइन हुआ, ठीक है। इसमें INC मान लो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन अलग से होगा। थर्ड राउंड टेबल भी लंदन में हुई, ब्रिटिशर्स वही थे, राम से मनमोहन। इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर नहीं है, ये भी फेल हो गई बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना। द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुई, उनके बिना कंसल्ट करें इंडियन लीडर्स ब्रिटिशर डिक्लेयर, लड़ाकू कंट्री डिक्लेयर कर दिया इंडिया को ब्रिटिशर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इंडिया प्रपोज द कंडीशन बिफोर ब्रिटिशर्स दैट इफ इंडिया विल बी गिवन कंप्लीट इंडिपेंडेंस बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अगर ब्रिटिश इंडिया ने बोला अगर आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस देंगे तो हम आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये कंडीशन मानी नहीं ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिशर्स ने कंडीशन नहीं मानी, काफ़ी लोगों ने रिज़ाइन कर दिया कांग्रेस से। अब आ गया क्रिप्स मिशन 1942 की बात है। विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स को भेजा था, स्टैफोर्ड क्रिप्स को ब्रिटिशर्स के लिए। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत को आए। अब क्रिप्स ने क्या करा, क्रिप्स मिशन में क्या हुआ, ब्रिटिश चाहते थे इंडिया का सपोर्ट जापान को दें, पर ये कंडीशन नहीं मानी गई क्योंकि 2 रीज़न थे। इंडिया जापान के खिलाफ नहीं होना चाहता था और ट्रस्ट नहीं था उनको ब्रिटिशर्स का इंडियंस को। इंडियन नेशनल आर्मी एग्जिस्टेंस आई, सिंगापुर में बनी इंडियन नेशनल आर्मी। फाउंडर थे इनके कैप्टन मोहन सिंह और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। कैप्टन मोहन सिंह आपको याद नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस तो आपको याद होगा, कैप्टन मोहन सिंह याद थे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस और द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। 1939 भी सुभाष चंद्र बोस की फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस मूव हिज न्यू पार्टी। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी नई पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक। 1943 में INA इंडियन नेशनल एसोसिएशन, 4 फाइटिंग ब्रिगेड्स बनी इसमें। एक का नाम था गांधी, एक का सुभाष, एक का नेहरू, एक का रानी लक्ष्मीबाई, इसमें सिर्फ औरतें थी, ठीक है। 3 स्लोगन थे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। ज़्यादा नहीं बचा सकता, लास्ट वाला खुद कर सकते हैं, से 1-2 पेज बचा। क्विट इंडिया मूवमेंट तब स्टार्ट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट किया गया, बट लीडर ऐसा था और बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया। इसके मेन लीडर से महात्मा गांधी, तो इनके बाद इनको बहुत क्रिटिसाइज करेंगे। इन गांधी जी ने बोल दिया था डू और डाई, डू और डाई, डू डाई नहीं है, डू और डाई, डू एंड डाई, डू और डाई। जवाहरलाल नेहरू थे, भाई पटेल थे, ठीक है। क्यों स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर हुआ था 1948 अगस्त को, 9 अगस्त को कंटिन्यू कराएंगे तो उन्होंने दुर्बल कर हुआ रोशन मेहता और अरुणा अशरफ अली ने। मेन डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इनकी डिमांड थी। गांधी डिक्लेयर कर दिया था लास्ट मूवमेंट होगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही। माउंट बैटन प्लान 1947 में हुआ। माउंट बैटन लास्ट वायसराय था इंडिया का, लास्ट वायसराय था 1947 से 1950। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 1947 में, इंडिपेंडेंस हमें मिल गई। माउंट बैटन प्लान में क्या था, इंडियन पाकिस्तान डिवाइड कर देंगे इंडिया पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस से पहले, और उन दोनों की इंडिपेंडेंस दे जाएगी। जो डोमिनेट हैं हिंदू के उनको हिंदुस्तान कहा जाएगा, जो मुस्लिम हैं उनको पाकिस्तान कहा जाएगा। इंडिया विल बी गिवन, इंडिया को बड़ा पोर्शन दिया जाएगा, जोग्राफिकल एरिया दिया जाएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, माउंट बैटन प्लान था, इसको एक्ट बना दिया गया जो पाकिस्तान इंडिया को तोड़ देगा, उसको एक्ट बना दिया गया। तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ध्यान से जान सकते हैं, ठीक है। और ये ब्रीफली मैंने उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख दिया, तो ये आप पढ़ सकते हैं। कुछ जहाँ से एक छोटा सा ये पढ़ देते हैं, गांधी जी कहाँ से फेमस हुए। 1918 में तो अहमदाबाद मिल में स्ट्राइक करवाई गांधी जी ने, ठीक है। अब इसमें क्या था, बोनस इशू का प्रॉब्लम थी, 35% हाइक चाहिए था, और पहले तो कोई हाइक मिल ही नहीं रहा था उन्हें सैलरीज में, फिर 20% पे
माने भी लोग, पर उन्होंने 35% पे ही अड़ गए और 35% उन्होंने ले लिया अपने। खेड़ा सत्याग्रह में क्या होता, सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी ड्रॉट की वजह से, तो उसमें टैक्स ना देने की बात कही गई थी गांधी जी के खिलाफ। सिडनी रोल अटैक हम पढ़ चुके हैं, खिलाफत मूवमेंट भी हम पढ़ चुके हैं, स्वराज और कांड भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। साइमन कमीशन में भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, साइमन कमीशन के टाइम पे क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन हो गई थी उसकी, तो ये जब अपोज कर रहा है, वाइल अपोजिंग एट लाहौर में जब हुई तो लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी को मार दिया गया। अब लाला लाजपत राय जी को मार दिया गया, ये 3 मेंबर थे, किसके मेंबर थे, ये मेंबर थे, उनके साथ में इनके मेंबर थे भगत सिंह जी, राजगुरु जी, ठीक है, लाला लाजपत राय जी, सुखदेव जी, तो ये सब कहते हैं। एक बंदे को मार दिया, तो सॉन्डर्स उसका नाम था जिसने मारा था लाला लाजपत राय जी को, शेर पंजाब भी कहते थे, पंजाबी केसरी भी कहते थे, तो उनको मार दिया गया था। तो उनके बदला लेने के लिए हमने 4 नवंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सॉन्डर्स को मार दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये छोटी सा और पॉइंट है, ये आपको याद रखते हैं। स्वराज पार्टी बनाई थी, जो हम अभी चंद्रशेखर आज़ाद से बात करें। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी बनी थी 1920 में, बनी थी 1924 कह सकते हैं। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हो गया था, चौरा कांड के बाद बंद हो गया था, तो उसके बाद में पीसफुल मेथड की बात अपनाने के बाद फिर बना। पंजाब, दिल्ली, यूपी ये एपिसेंटर थे। 2 स्टैंड थे रिवोल्यूशनरी ग्रुप के लिए, पंजाब, यूपी, बिहार में थे, बंगाल में थे। चंद्रशेखर आज़ाद, श्रीगंगा सनियाल, अशफाकुल्ला खान, कुशन सिंह जी टेररिस्ट कहा जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। 1995 में प्लान टू एग्जीक्यूट काकोरी कांड, इन्होंने क्या करा, काकोरी कांड करा था 1925, ट्रेन को लूट लिया था काकोरी में, ब्रिटिशर्स इंडियंस का ही पैसा, 8,000 रुपये लूट लिया ताकि मॉडर्न हो जाए हमारे वेपन, तो हम के खिलाफ लड़ाई भी कर पाएँ। 1926 में क्या हुआ, भगत सिंह जी ने बनाई भारत नौजवान सभा भी बनाई 1926 में। आफ्टर किलिंग ऑफ लाला लाजपत राय, सॉन्डर्स को जब उन्होंने मारा इन लोगों ने, भगत सिंह जी ने, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, इन लोगों ने जब मारा सॉन्डर्स को, बाद में पकड़े गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने तो खुद को गोली मार दी तो अलग बात थी, तो ये पकड़े गए। भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार दी, सुखदेव जी और राजगुरु ये तीनों पकड़े गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली मार दी और ये तो मारे गए। इन्होंने क्या दिया था कि मैं कभी अंग्रेजों के हाथ में आऊँगा। जब इनका पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई तो भगत सिंह पकड़े गए, राजगुरु और सुखदेव जी भी पकड़े गए। जब इनको मारने वाले थे तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, वाई आई एम अथीस्ट, ठीक है, सबको ये